आज हम लोग हड़प्पा से संबंधित जो नगर हैं, जिन 7 स्थलों को नगर का दर्जा दिया गया है, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, धौलावीरा है, बनावली है। तो ये 7 स्थल हैं जिन्हें नगर का दर्जा दिया गया है, इन्हें नगर माना गया है। तो उन नगरों में प्रमुख चीज़ें क्या क्या मिली हैं, जो कि अक्सर पूछा जाता है। इन नगरों के अलावा जैसे कुड़ाल है, शंघोल है, बालू है, तो इन जगहों पे भी क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। और सभी नगरों को एक साथ करने का मतलब वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो हम लोग इसमें से 2, 3, 4 नगर एक साथ करेंगे। तो जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं, हड़प्पा कालीन स्थल जिन्हें 7 स्थल जिन्हें नगर का दर्जा दिया जाता है, ये कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, कालीबंगा, धौलावीरा, धौलावीरा और बनावली, बनावली। ये 7 स्थल हैं जिन्हें नगर का दर्जा दिया जाता है, इन्हें नगर कहा जाता है। हड़प्पा काल के पहले के काल को प्राक हड़प्पा काल कहा जाता है, उसके बाद के काल को परवर्ती हड़प्पा काल कहा जाता है। तो कुछ स्थल ऐसे हैं हड़प्पा काल के जो दोनों कालों में मिलते हैं, यानी प्राक हड़प्पा काल में भी वहाँ बस्ती रही थी और फिर परवर्ती हड़प्पा काल में भी वहाँ पे बस्ती थी। तो ऐसे तीनों कालखंडों से संबंधित, तीनों कालखंडों से संबंधित, कालखंडों से संबंधित जो स्थल हैं, तीनों कालखंडों से संबंधित जो स्थल हैं, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा, वो उन स्थलों में सुरकोतड़ा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, मांडा, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, धौलावीरा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, बनावली, बनावली और मांडा, ये प्रमुख स्थल हैं जिनका संबंध तीनों कालखंडों से है। यानी प्राक हड़प्पा काल से भी इनका संबंध है, हड़प्पा काल के तो ये स्थल है ही, और परवर्ती हड़प्पा काल से भी इनका संबंध है, उस काल की भी चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं। कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ प्राक हड़प्पा काल में ही किलेबंदी देखने को मिली थी। हड़प्पा काल में तो किलेबंदी थी ही थी, और हड़प्पा काल की एक विशेषता भी थी कि उन नगरों की किलेबंदी की गई थी। लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ प्राक हड़प्पा काल में ही किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। तो प्राक हड़प्पा काल में किलेबंदी के साक्ष्य वाले स्थल, किलेबंदी के साक्ष्य वाले जो स्थल हैं, उसमें कोट दीजिए, कोट दीजिए, कालीबंगा, कालीबंगा, बनावली, बनावली, धौलावीरा, रहमान ढेरी, रहमान ढेरी, रहमान ढेरी। तो ये ऐसे स्थल हैं जहाँ प्राक हड़प्पा काल में ही किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ अग्निकांड का साक्ष्य मिला है कि उन नगरों का विनाश जो है अग्निकांड जैसी चीज़ से हुआ था। तो अग्निकांड के जो साक्ष्य हैं वो कोट दीजिए, आमरी, आमरी, गुमला। अग्निकांड के साक्ष्य वाले जो प्रमुख स्थल हैं उसमें कोट दीजिए, आमरी और गुमला है। ठीक, तो अब हम लोग एक एक नगरों की बात करें जहाँ से कुछ प्रमुख चीज़ें जो मिली हैं, जिन्हें अक्सर पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। सबसे पहले हड़प्पा की अगर बात की जाए तो हड़प्पा के विषय में आप जानते हैं कि हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन किसने कराया, कब हुआ इसका उत्खनन, किन किन लोगों ने इसका उत्खनन करवाया। तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन 1921 ईस्वी से कराना शुरू किया। जॉन मार्शल ने उन्हें यहाँ भेजा था उत्खनन कराने के लिए। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स उत्खनन कराए, फिर मैके यहाँ उत्खनन कराए, फिर JF डेल्स यहाँ उत्खनन कराए,
और यह आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित स्थल है। इसे गेटवे सिटी भी कहा जाता है, प्रवेश द्वारों का नगर भी इसे कहा जाता है। और यहाँ का जो टीला था उसे स्थानीय लोगों ने ईंट चोरी की थी इस टीले से, और यहाँ एक रेलवे लाइन भी बनाई जा रही थी, और उस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए यहाँ की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो अगर इस तरह की भी बात पूछी जाती है तो वो स्थल हड़प्पा है। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सबसे पहले हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। ठीक, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। यहाँ जो उत्खनन जिन विद्वानों ने कराया, तो भिन्न भिन्न उत्खनन के जो क्षेत्र थे उसको भिन्न भिन्न नाम दिया गया, जैसे माउंट डेवी, माउंट डेफ, माउंट डी। तो ये जो क्षेत्र है ये हड़प्पा से संबंधित है। माउंट एवी, माउंट डेफ, माउंट डी, ये सब हड़प्पा से संबंधित है। यहाँ का जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जो है, दो नामकरण इस कब्रिस्तान के हैं, एक R37 और एक HR। ये HR कब्रिस्तान, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि R37 क्या है, तो कब्रिस्तान है, कहाँ का है, हड़प्पा का है। HR क्या है, कब्रिस्तान है, कहाँ का है, हड़प्पा का है। हड़प्पा से जो चीज़ें प्रमुख रूप से मिली हैं उसमें इसके दुर्ग भाग के उत्तरी दिशा से कुछ निर्माण कार्य देखने को मिले हैं, जिसमें 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। यहीं से 15 श्रमिक आवास मिले हैं, और यहीं से 12 अन्नागार मिले हैं। ये दो पंक्तियों में हैं, 6 अन्नागार दो पंक्तियों में हैं। तो 18 वृत्ताकार चबूतरे, 15 श्रमिक आवास, एक पंक्ति में 7 है, एक पंक्ति में 8 है, तो कुल 15 श्रमिक आवास है। 12 अन्नागार दो पंक्तियों में है, 6 अन्नागार दो पंक्तियों में है, यानी कुल 12 अन्नागार। यहाँ से गेहूँ और जौ जला हुआ मिला है। तो हड़प्पा से ये श्रमिक आवास, सीधे प्रश्न होता है कि श्रमिक आवास कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। थोड़ा सा और उसको डिटेल करेंगे तो कितने मिले हैं, किस दिशा से मिला है, तो वो सारी बातें हो सकती हैं इसमें। अब हड़प्पा से जो अन्य प्रमुख चीज़ें मिली हैं, मोहरों मूर्तियों की तो बात तो होगी। यहाँ से जो कब्रिस्तान R37 है, ये जो R37 कब्रिस्तान है ये हड़प्पा काल का है, ये हड़प्पा कालीन है। और कब्रिस्तान HR जो है यह परवर्ती हड़प्पा काल का है, परवर्ती यानी हड़प्पा काल के बाद का है। यहाँ से एक ताबूत मिला है, और यह देवदार की लकड़ी का बना है। देवदार की लकड़ी से बना हुआ एक ताबूत मिला है हड़प्पा से। ताबूत एक जगह और मिला है, राखीगढ़ी से। तो दोनों नामों को ध्यान रखिए। ताबूत जो है वो हड़प्पा से भी मिला है और राखीगढ़ी से भी मिला है। हड़प्पा का जो ताबूत है वो देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ के कब्रिस्तान से एक नवजात शिशु के साथ महिला का शव मिला है। ये कहा जाता है कि इस महिला का निधन प्रसव के दौरान हुआ था, जिसमें बच्चे का भी निधन हुआ और उस महिला का भी निधन हुआ। तो इस तरह का जो शव मिला है, जो नरकंकाल मिला है, वो हड़प्पा से मिला है। यहाँ के जो शव मिले हैं उनका परीक्षण, जो नरकंकाल मिले हैं उनका परीक्षण के पश्चात यह देखने को मिलता है कि यहाँ के लोग गठिया रोग से पीड़ित थे। और मोहनजोदड़ो के लोग मलेरिया रोग से पीड़ित थे। हड़प्पा के लोग गठिया के रोग से पीड़ित थे और मोहनजोदड़ो के लोग मलेरिया रोग से पीड़ित थे। यहाँ से हड़प्पा से जो अन्य प्रमुख चीज़ें मिली हैं,
उसमें सोने का 6 लड़ियों का हार मिला है, वैनिटी बॉक्स मिला है यानी प्रसाधन बॉक्स मिला है, सोना का 6 लड़ियों का हार, 6 लड़ियों का हार मिला है। यहाँ से सोना का बड़ा कंगन मिला है, सोना का बड़ा कंगन मिला है, बड़ा कंगन मिला है। यहाँ से प्रसाधन बॉक्स मिला है, वैनिटी कॉस्मेटिक बॉक्स या वैनिटी बॉक्स मिला है। यहाँ से एक ऐसा बर्तन मिला है जो कि खाना बनाने का एक बड़ा सा पात्र मिला है और उसका ढक्कन कांसे का है। तो कांसे के ढक्कन वाला खाना बनाने का बड़ा पात्र, खाना बनाने का बड़ा पात्र मिला है। यहीं से हड़प्पा से ही मिट्टी की टोकरी मिली है, मिट्टी की टोकरी मिली है। यहाँ से अब वस्त्र के भी साक्ष्य मिल गए हैं, वस्त्र के भी साक्ष्य मिल गए हैं। तांबे के दर्पण पर धागा लिपटा मिला है, धागा लिपटा मिला है, धागा लिपटा मिला है। और तांबे के उस्तरा को कपड़े से लपेटा गया मिला है, कपड़े से लिपटा हुआ तांबे का उस्तरा मिला है। तो इस तरह से वस्त्र का भी साक्ष्य हड़प्पा से मिल चुका है। हड़प्पा से जो अन्य चीज़ें मिली हैं, जैसे यहाँ की जो मोहरें हैं, यहाँ की जो मृदभांड है, यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, तो उनकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एक बार फिर आप याद कीजिए यहाँ के मोहरों पर किस प्रकार का अंकन हुआ था, क्या क्या चीज़ें अंकित की गई थी। तो यहाँ की मोहरों पर मातृदेवी संबंधी अंकन, बलि का अंकन, ये सब देखने को मिला था। एक मोहर पे हम लोगों ने देखा था कि एक महिला का अंकन किया गया है जो जिसका सिर नीचे है, पैर ऊपर है, उसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। उसके पृष्ठभाग पर, उस मोहर के पृष्ठभाग पर एक नारी है, उसके पास एक पुरुष हाथ में हंसिया लिए या इस प्रकार का कोई अस्त्र लिए खड़ा है, यानी वह बलि का साक्ष्य था। एक मोहर पे हम लोगों ने देखा था कि एक वृक्ष की डाली से पर महिला का अंकन किया गया है और नीचे एक व्यक्ति के पास बकरा है और व्यक्ति के हाथ में हंसिया है, पीछे लोगों की भीड़ है, तो वो भी बलि का साक्ष्य था। तो मोहरों पे इस प्रकार के अंकन हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ की जो मूर्तियाँ मिली हैं, मूर्तियों में दोनों प्रकार की मूर्तियाँ हैं, मिट्टी की भी मूर्तियाँ हैं, प्रस्तर मूर्तियाँ भी हैं और धातु की भी मूर्तियाँ हैं। प्रस्तर मूर्तियों में 2 मूर्तियाँ बहुत ही प्रमुख रही थी, याद कीजिए। एक लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति थी, एक लाल बलुआ पत्थर की, एक काले स्लेटी पत्थर की मूर्ति थी, काले स्लेटी पत्थर की मूर्ति थी। लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति एक जैनी की मानी जाती है और काले स्लेटी पत्थर की मूर्ति नटराज की मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार मृदभांडों पर जो अंकन है, मृदभांडों, अच्छा ये मूर्तियाँ जैसे धातु की मूर्तियाँ हैं, तो धातु की मूर्तियाँ में तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ से मिली है। 2 पहिए वाला रथ, 2 पहिए वाला रथ मिला है और एक पीतल की मूर्ति मिली है, पीतल की मूर्ति जो कि शिकार के दृश्य को दर्शाती है, यानी एक कुत्ता हिरण पर आक्रमण कर रहा है, हिरण पर आक्रमण कर रहा है। तो इस प्रकार की मूर्ति यहाँ से मिली है। शंख का बैल मिला है, शंख का बैल मिला है और शंख के जो आभूषण हैं उस पर चांदी चढ़ाने का साक्ष्य मिला है, यानी शंख के आभूषणों पर चांदी चढ़ाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है, चढ़ाने का साक्ष्य मिला है। ठीक, तो ये सारी प्रमुख चीज़ें हड़प्पा से मिली हैं। अब यहाँ के मृदभांडों पे 2 प्रमुख अंकन जिसकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, आप उसको याद कीजिए। वो क्या अंकन किया गया था उस पर, मृदभांड पर
मृदभांड पर जो अंकन है उसमें एक अंकन था कि हिरणी दूध पिलाते हुए दिखाई गई थी। हिरणी दूध पिलाते हुए, अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए, और एक में दिखाया गया था कि जो मछुआरा है वो अपने साथ अपने कंधे पे जाल लिए हुए है, तो जाल के साथ मछुआरा। तो ये अंकन किसका है? ये मृदभांडों पे अंकन किया गया है। वैसे ही मोहरों पे जो अंकन, इस तरह का जो अंकन दिखा था जिसमें एक कुत्ता खरगोश को पकड़े हुए है, एक गरुड़ सांप को पकड़े हुए है, इस प्रकार का अंकन भी हड़प्पा से ही मिला है। तो ये हड़प्पा से मिली हुई प्रमुख चीजें हैं। ठीक, अब दूसरा जो नगर है मोहनजोदड़ो। विशाल जो भवन मिले हैं, बड़े आकार के जो भवन मिले हैं, वो यहीं से हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तार वाला नगर यही है। हालांकि भारत का सबसे विस्तृत नगर आज जो भारत में स्थल है उसमें तो राखीगढ़ी है, लेकिन पूरे हड़प्पा स्थलों की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो है। इसका उत्खनन 1922 में राखौल दास बनर्जी द्वारा शुरू किया गया। फिर मार्शल भी यहाँ के उत्खनन से जुड़े हैं। ठीक, इसके साथ मैके भी यहाँ के उत्खनन से जुड़े हैं, जेड भी यहाँ के उत्खनन से जुड़े हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट का स्थल है। इसे मोहनजोदड़ो जो शब्द है यह सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को स्तूपों का नगर भी कहा जाता है, स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। इसे सिंध का बगीचा भी कहा जाता है। इसे मरुभूमि का नगर भी कहा जाता है, मरुभूमि का नगर भी कहा जाता है, या मरुभूमि का शहर भी कहा जाता है। स्तूपों का शहर क्यों कहा जाता है? 1911-12 में ये बात पहले हो चुकी है। 1911-12 में डी आर भंडारकर यहाँ गए हुए थे उत्खनन कराने। कनिष्क काल के स्तूप को खोजने वो यहाँ गए हुए थे। स्तूप मिला भी, कनिष्क काल का स्तूप यहाँ मिला हुआ है, तो इसलिए इसे स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ से जो बड़े बड़े भवनों के साक्ष्य मिले हैं उसमें अन्नागार, जो कि सबसे विशाल भवन माना जाता है, अन्नागार सबसे विशाल भवनीय संरचना है। फिर सभा भवन, बृहत स्नानागार, 78 कमरों वाला विद्यालय, पुरोहित आवास। ठीक, तो ये सारे भवन यहाँ से मिले हैं। अन्नागार की अगर बात की जाए तो यह 50 मीटर इंटू 27 मीटर आकार का है। इसके उत्तर दिशा में एक ईंट का चबूतरा है, इसके उत्तर दिशा में है, जिसे लदान छत्र, जिसका प्रयोग लदान छत्र के रूप में होता था। लदान के लिए इसका प्रयोग होता था, इसे लदान छत्र कहा जाता है। सबसे विशाल भवनीय संरचना यह है हड़प्पा काल की। अब सभा भवन की बात की जाए तो यह 20 स्तंभों वाली इमारत है। 20 स्तंभों वाली इमारत है। इसमें 5-5 स्तंभ 4 पंक्तियों में है। 5-5 स्तंभ 4 पंक्तियों में है। इसमें 4 पंक्तियों में। इस इमारत के प्रयोग के संदर्भ में इतिहासकारों के
भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे मार्शल कहते हैं कि यह एक बौद्ध विहार रहा होगा। मार्शल का मानना है कि ये बौद्ध विहार जैसी संरचना है, ये मार्शल कहते हैं। मार्शल मैके कहते हैं कि यह बाजार के रूप में प्रयोग होता था। मैके कहते हैं कि इसका प्रयोग बाजार के रूप में होता था। वैसे ही व्हीलर कहते हैं कि यह फारसी दीवाने आम जैसी चीज़ के लिए प्रयोग होता था। ये व्हीलर का मानना है, यानी सभा भवन के रूप में इसका प्रयोग होता था, ऐसा व्हीलर का मानना है। ठीक, अब बृहत स्नानागार यहाँ से जो मिला है, तो बृहत स्नानागार भी एक विशाल संरचना है, हालांकि सबसे बड़ी नहीं है। बृहत स्नानागार यह लगभग 14.5 मीटर लंबा है, 7.5 मीटर चौड़ाई इसकी है और लगभग 2.44 मीटर इसकी गहराई है। यह जो संरचना है वो इस तरह से कुछ है। उत्तर और दक्षिण दिशा में इसमें सीढ़ी बनी हुई है। उत्तर और दक्षिण दिशा में इसमें सीढ़ी बना हुआ है, हो सकता है नीचे उतरने के लिए। ऐसे ही दक्षिण दिशा में भी सीढ़ी बनी हुई है। इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में गंदा पानी निकलने की नाली बनी हुई है। उत्तर दिशा में कुछ कमरे बने हुए हैं। उत्तर दिशा में कुछ कमरे बने हुए हैं और कुआं है, एक कमरे और एक कुआं है। उत्तर दिशा में कुछ कमरे बने हुए हैं और एक कुआं है। ठीक, इनकी जुड़ाई जो हुई है जिप्सम से जुड़ाई हुई है। जिप्सम से जुड़ाई का काम यहाँ हुआ है और बिटुमिन से प्लास्टर किया गया है। यानी प्लास्टर का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है। वाटर प्रूफिंग भी यहाँ किया गया है। ठीक, तो ये बृहत स्नानागार की संरचना है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से अन्य जो चीज़ें मिली हैं उसमें वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से है। वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से है। कपास के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से है। सूती वस्त्र का साक्ष्य यहाँ से है। सूती वस्त्र कपास से बनेगा। कपास उत्पादन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से है, लेकिन वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से है। वैसे ही चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से है। यहाँ से चांदी का कलश मिला है। यहाँ से सोना भी मिला है। एक ताम्र पेटिका में स्वर्णाभूषण मिले हैं। एक ताम्र पेटिका में यहाँ से स्वर्णाभूषण मिले हैं, सोने के आभूषण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से जो कुम्हार हैं, कुम्हारों की बस्ती मिली है और यहीं से मृतकों की गली मिली है। मृतकों की गली का मतलब यह है कि यहाँ मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। अन्य नगरों से कब्रिस्तान मिलते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। हालांकि यहाँ से नरकंकाल मिले हैं, 100 मिले हैं। नरकंकाल मिले हैं, लेकिन कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। यहाँ की एक गली में 42 नरकंकाल एक साथ मिले हैं। यहाँ की एक गली से 42 नरकंकाल एक साथ मिले हैं, इसलिए उसे मृतकों की गली कहा जाता है या नरकंकालों की गली कहा जाता है। यहाँ से ईंट के भट्ठे का साक्ष्य मिला है। यहाँ से चांदी का कलश तो मिला ही है, साथ में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। यहाँ से शिलाजीत का साक्ष्य मिला है। ठीक, मोहनजोदड़ो
के जो मोहरे हैं, मोहनजोदड़ो से जो मूर्तियाँ मिली हैं, उसमें मोहरों की बात हम लोग पहले मोहरों और मूर्तियों की बात कर चुके हैं, उसको याद कीजिए। तो यहाँ के मोहरों में एक पशुपति वाली मोहर बड़ी विख्यात है, जिसमें एक पुरुष आकृति है जो पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। उसके 3 मुख हैं, त्रिशूल जैसा मुकुट वो धारण किए हुए, हाथ में चूड़ियाँ हैं। उसके अगल बगल कुछ पशुओं को दिखाया गया है, दाहिने चीता और हाथी दिखाए गए हैं, बाएं गंडा और भैंसा दिखाया गया है, पैर के पास 2 हिरण खड़े हुए दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार का अंकन यहीं से मिला है। इसी प्रकार से मिलते जुलते अन्य मोहरे भी हैं। एक मोहर में वो एक मुखी है, एक मोहर में वो त्रिमुखी है, जिसमें मुकुट से कुछ पौधे हुए निकलते दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार का अंकन यहाँ से हुआ है। यहाँ से कुछ अंकन और हुआ है, जिसमें पीपल की टहनियाँ धारण किए हुए 7 नारियाँ दिखती हैं। एक मोहर पर 7 पुरुषों को एक कतार में दिखाया गया है, जिसे सप्तर्षि वाली मोहर कहा जाता है। सप्तर्षि की जो अवधारणा है भारतीय परंपरा में, तो उसका अंकन माना जाता है कि या उस मोहर पे उसी का अंकन किया गया है। साथ में जो मूर्तियां हैं, जिसमें 12 जो प्रस्तर मूर्तियां हैं, उन प्रस्तर मूर्तियों में एक पुरोहित की जो मूर्ति है, जो कि तिपतिया अलंकरण युक्त शाल धारण किए हुए हैं, जो कि बाएं कंधे को ढकते हुए वो शाल धारण किए हैं। उनकी मूछें नहीं हैं, दाढ़ी सौरी हुई है, बाल लंबे हैं, पीछे हेयरबैंड से बंधे हुए हैं। जो आँख है वो बिल्कुल नासाग्र दृष्टि है, अधखुली आँख है, और वो नाक पे केंद्रित है, जिसे नासाग्र दृष्टि कहा जाता है। आँख में पच्चीकारी का भी साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ संयुक्त मूर्तियां भी मिली हैं। मोहरों पर भी संयुक्त पशुओं का अंकन किया गया है, जैसे पूरा शरीर भेड़े का है, मुख भाग सूंडदार हाथी का है, ऐसे नरसिंह का अंकन, ये आधा भाग मनुष्य का, फिर सिंह का, मुख भाग सिंह का, तो नरसिंह जैसे अंकन भी। यहाँ की एक मोहर पर सुमेरियन नाव का अंकन किया गया है। यहाँ की मोहर पर सुमेरियन नाव का अंकन किया गया है। यहाँ से घोड़े की मृड मूर्ति मिलती है, घोड़े का अंकन भी किया गया है। ठीक, यहाँ से ऊँट की भी हड्डियाँ मिली हैं। ऊँट की हड्डियाँ हालांकि कई जगह से मिली हैं, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, सुरकोतरा से, लोथल से, इन जगहों से ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो प्रमुख चीज़ें थी वो ये है, जिसकी बात हम लोग किए। इसके बाद अब हम लोग बात करें चनहूदड़ो की, तो थोड़ा सा समय देख लिया जाए। तो अब हम लोग चनहूदड़ो की बात आगे करेंगे, क्योंकि चनहूदड़ो की बात अभी करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। तो इसको आप 2 स्थलों की जो बात हुई और थोड़ी सी जो प्राक हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा के स्थलों की जो बात हुई थी, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं इनसे संबंधित, इसलिए इसको एक साथ कराने का प्रयास किया मैंने।